नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 3 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ और लूट की दुकान खोली है और चुनाव के दौरान जनता को धोखा दिया है। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के कार्य किए हैं और मोदी सरकार के तहत किसानों को कई लाभ मिले हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से पहले के समय में कांग्रेस ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और देश में भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस में है। शर्मा ने हरियाणा के युवाओं और किसानों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की है, ताकि फिर से एक मजबूत सरकार बनाई जा सके। हिजबुल्लाह के खतरनाक कमांडर नसरल्लाह को मारने के बाद भी इजरायल चैन से नहीं बैठा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बेरूत में हुए ताज़ा इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया। इजरायल की सेना IDF ने दावा किया है कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हमले में ढेर हो चुका है। हालांकि इस बात की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 3 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव में हैट्रिक का भरोसा जताया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने झूठ और लूट की दुकान खोल रखी है। उनका मानना है कि उनकी पार्टी इस बार फिर से जीत हासिल करेगी, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और पार्टी की मजबूती का प्रमाण मिलेगा। वहीं PM इंटर्नशिप स्कीम की गुरुवार को शुरुआत की गई। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को महीने में 5,000 रुपये दिए जाएंगे और ज्वाइनिंग के समय एक बार में 6,000 रुपये भी मिलेंगे। यह स्कीम बजट 2024 से 25 में घोषित की गई थी और पायलट आधार पर शुरू की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 1 करोड़ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है और यह 500 शीर्ष कंपनियों के माध्यम से युवाओं को कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका देगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार को एक बेहद खौफनाक घटना घटी। प्रदेश में कंपोजिट विद्यालय में तैनात एक शिक्षक के पूरे परिवार के खिलाफ बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसमें 4 लोगों को जिंदगियां खत्म हो गई। इन बदमाशों को 2 मासूम बच्चों पर भी दया नहीं आई। इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है। अब इस पर प्रदेश के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दोनों ने ही योगी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर सुनाया है। मोदी सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों के लिए दिवाली का खास तोहफा दिया है। कैबिनेट मीटिंग में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बोनस से लगभग 11,37,212 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ये बोनस कर्मचारियों के मेहनत को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए है, खासकर त्योहारों के समय में। इस निर्णय से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें दिवाली की खुशियों में इजाफा होगा। यह कदम सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का हिस्सा है, जो श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। तिरुपति मंदिर लड्डू मिलावट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय SIT गठित करने का आदेश दिया है। इस विशेष जांच दल में CBI, पुलिस और FSSAI के अधिकारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लड्डू की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि यह श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। SIT के गठन से मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच की उम्मीद की जा रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके और श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल हो सके।
महाराष्ट्र चुनाव 2024 के बीच संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुला चैलेंज दिया है। राउत ने कहा कि अगर शिंदे और फडणवीस में दम है तो उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर ये नेता अपने वादों और कार्यों में सचमुच ईमानदार हैं तो उन्हें जनता को यह दिखाना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। राउत ने चुनावी माहौल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का संकेत दिया और कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। इस चुनौती के साथ संजय राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरेगी और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। चुनावी प्रचार में यह बयान राजनीतिक माहौल को और भी गरमा सकता है और देखना होगा कि शिंदे और फडणवीस इस चैलेंज का किस तरह जवाब देते हैं। अमेठी शिक्षक हत्याकांड में राहुल गांधी ने पीड़िता के पिता से संपर्क किया है, जिसमें उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस हत्या की घटना ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है और पार्टी के नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़िता के पिता से बातचीत के दौरान उनके दर्द और संघर्ष को सुना। इस बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस इस मामले में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई में उनका समर्थन करेगी। राहुल ने कहा कि सरकार को इस हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस हत्या का मामला तब सुर्खियों में आया जब एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना ने अमेठी के लोगों में भय और आक्रोश पैदा किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए यह भी कहा कि यह हत्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध दर की एक कड़ी है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की पीड़िता के पिता से बातचीत ने इस मामले को और भी तूल दिया है और अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। मुंबई में इस संघर्ष के विरोध में एक मोमबत्ती मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस मार्च का उद्देश्य शांति की कामना करना और संघर्ष के प्रभाव को उजागर करना है। हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जवाब देते हुए इजरायली सेना ने लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ यह कार्रवाई उस समय की गई है जब इस समूह ने अपने आतंकवादी हमलों को बढ़ाया है। महंत यति नरसिंहानंद का विवाद, मोहम्मद पर भड़काऊ टिप्पणियों का बवाल। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ खास ही है। जी हाँ, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसे बोल दिए हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, भाई ये क्या हो रहा है। सोचिए, जैसे कोई दावत में खाने की जगह पर कहे कि यहाँ तो सिर्फ बासी रोटी है। ठीक ऐसा ही हाल महंत साहब ने मोहम्मद जी के बारे में बयान देते समय किया। उनके भाषण में पैगंबर के प्रति कुछ अपमानजनक बातें थीं, जो निश्चित रूप से किसी की भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा सकती हैं। अब इस पर गाजियाबाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सोचा, भाई ये तो समाज में आग लगाने वाली बात है, और तुरंत भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कर दिया। इस तरह के विवादास्पद बयानों से नफरत फैलती है और हमें इसे रोकने की जरूरत है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में प्यार और भाईचारा बना रहे। तो दोस्तों, याद रखें, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और भड़काऊ भाषणों का विरोध करना चाहिए। यही है आज की खबर का मजेदार नजरिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का आज अंतिम संस्कार आयोजित किया जा रहा है। यह घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है, जबकि इजरायली रक्षा बल IDF और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें जारी हैं। मुंबई में इस संघर्ष के विरोध में एक मोमबत्ती मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस मार्च का उद्देश्य शांति की कामना करना और संघर्ष के प्रभाव को उजागर करना है। हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जवाब देते हुए इजरायली सेना ने लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ यह कार्रवाई उस समय की गई है जब इस समूह ने अपने आतंकवादी हमलों को बढ़ाया है। पुलिस ने मुंबई में हो रहे मोमबत्ती मार्च पर निगरानी रखी है और यह सुनिश्चित किया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई उपद्रव होता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति में तनाव बढ़ने के साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य विकसित होता है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। एक धमाकेदार घटना पिछले साल से मध्य पूर्व में बना तनाव हाल ही में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मंगलवार 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक किया, जिससे इलाके में तनाव की लहरें और भी तेज हो गईं। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला किया और इस हमले का वीडियो भी जारी किया, जो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में टैंकर में विस्फोट होते हुए और धुएं के गुब्बार में लिपटी हुई तस्वीरें साफ नजर आती हैं। हूती विद्रोही अब तक जहाज़ों पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। अल्लाहू अकबर की गूंज के साथ ये विद्रोही एक नई चुनौती के साथ खड़े हैं। क्या होगा आगे? ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व का ये तनाव हमें एक नई कहानी की ओर ले जा रहा है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के अगले अध्याय के लिए? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच आर-पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया। कोल्हापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद का पैटर्न देखा गया था। हालांकि उन्होंने किसी शख्स या समुदाय का नाम नहीं लिया। अब देवेंद्र फडणवीस के बयान के एक दिन बाद ही एनसीपी अजित पवार ने कहा कि कुछ बयानवीर अलग धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन हम मुस्लिमों को सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे।